बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका YouTube चैनल फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती पे। आज हम बात करेंगे मैक्सवेल साहब की। मैक्सवेल साहब जब डिस्प्लेसमेंट करंट को ढूंढ रहे थे, यानी उस समय तक केवल कन्वेंशनल करंट की बात चल रही थी। कन्वेंशनल करंट को आप समझते हैं कि अगर सर्किट क्लोज होगा तो ही आपकी करंट फ्लो करती थी। एम्पियर मीटर लगा दीजिए, कोई सोर्स लगा दीजिए वोल्टेज सोर्स, तो इसमें करंट बहेगी तो आप क्लोज सर्किट होगा तो एम्पियर दे देगा। लेकिन एक समस्या आ गई थी किसकी? डिस्प्लेसमेंट करंट की। ये इन्हीं ने खोजी थी। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैक्सवेल का डिस्प्लेसमेंट करंट में भी था कि ऐसे सूरत हाल में भी करंट फ्लो कर रही थी जबकि सर्किट क्लोज नहीं था। यानी कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी और उसके उसके द्वारा भी करंट फ्लो कर रही थी, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये काम बहुत पहले हो रहा था। 1862 की बात चल रही है, 1862 में जब हिंदुस्तान में उथल पुथल मची थी, वहां पे उस समय मैक्सवेल साहब ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो काम हो चुका था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने देखा था गॉस ने काफी काम किया था, अपनी इक्वेशंस दे दी थी, क्लोज सरफेस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके फ्लक्स निकाल लिया था। इसी तरह मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी काफी काम हो गया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हो गया था। तो मेरा जो मानना है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट जो उन्होंने खोजी, उसी समय इन्होंने 4 इक्वेशंस बनाई। इस इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये था कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसा कि आप मानते हैं कि चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या फील्ड है तो चार्ज होगा। तो इन सबको उन्होंने मैथमेटिकली को रिलेट किया। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। आज इस लेक्चर में केवल बात करेंगे मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन कि उन्होंने क्या सोचा और किस तरीके से पहली इक्वेशंस को दिया। आप सभी जानते हैं गॉस लॉ को बेहतर तरीके से पढ़ लिए हैं। गॉस थ्योरम को नहीं है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3, बहुत से आपको वहां पे लेक्चर मिल जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो जहां तक बात चल रही है गॉस थ्योरम की, तो आप जानते हैं क्या कि भाई अगर मैथमेटिकल फॉर्म दें तो हम कह सकते हैं जो फ्लक्स होता है वो एक क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो वो टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। बहुत से फिगर इस बारे में बताए जा चुके हैं। Am I right? तो आपने कहा अगर एक क्लोज इंटीग्रल लें, सरफेस इंटीग्रल लें, तो वो टोटल चार्ज इनक्लोज करता है। आइए थोड़ा सा डायग्राम भी बना दें। ये मान लीजिए गॉसियन सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप जानते हैं प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है, फ्लक्स नॉर्मल होता है। तो ऐसे सूरत हाल में कहता है कि जो टोटल चार्ज इनक्लोज कर रखी है इस सरफेस ने, वो एप्सिलॉन 0 बाई इतना होता है। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम पे है, जैसा कि आपने सॉलिड स्फीयर में देखा था, तो आप कह सकते हैं कि अगर हम कहें बेटा कि जो डेंसिटी है वॉल्यूम पे है तो उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस एरिया होता है तो हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेंथ पे होता है तो लेमडा से करते हैं। ये आपको मालूम है। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये सब कन्वेंशनल चीजें हैं, इनको आप सीखते रहा कीजिए। इसी की जरूरत पड़ती है सीखने और समझने की। ये आप वहां लिखाइएगा एग्जाम में कि वी नो दैट गॉस थ्योरम फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां लिख लीजिए ना हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना कर दीजिए। अब यहां डेंसिटी की बात कर लें तो आप कह दीजिए इफ द डेंसिटी ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
यूनिफॉर्म ही है आपके कोर्स में। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी पॉइंट रो। तो आप कहेंगे चार्ज कितना होगा, कह लगे सर कुछ नहीं, जहां तक चार्ज की बात आएगी तो हमको मालूम है कि चार्ज जो है पूरे वॉल्यूम पे है, उठा के उस वॉल्यूम को इंटीग्रेट कर दीजिए, यानी कि आप वॉल्यूम को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो बस ये दो इक्वेशन पकड़ लीजिए, आपका काम बन गया कि साहब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस एरिया को, क्लोज सरफेस एरिया को, गॉसियन सरफेस है बना दीजिएगा, ये क्लोज सरफेस एरिया को इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल चार्ज इंक्लूड इतना होता है। चार्ज जो है इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी है, तो ये हो गया। या आप कह सकते हैं कि सर इक्वेशन ऑन 1 और 2 को देखें तो हमको मिल जाएगा कि एक क्लोज सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन किसके बराबर हो सकता है, Q की वैल्यू ये हो गई, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट था, बाहर हो गया। अब अगर हम इस चीज को किसमें कन्वर्ट कर ले गए, वॉल्यूम में कर ले गए, तो जाहिर सी बात है इसका और इसका रो का जो है हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैथमेटिक्स की आपकी बैकग्राउंड होती, शायद अभी तक आपने सीखा ना हो, सीख जाएंगे। आप जानते हैं कि गॉस साहब ने एक डाइवर्जेंस थ्योरम दी थी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये थ्योरम कुछ नहीं थी, ये थ्योरम बता रही थी कि किस तरीके से सरफेस इंटीग्रल को इक्विवेलेंट वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास सरफेस इंटीग्रेशन, अगर सरफेस इंटीग्रेशन ये है और इसका आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन चाहिए, वॉल्यूम इंटीग्रेशन चाहिए इस सरफेस इंटीग्रेट का, तो बहुत सिंपल है, डाइवर्जेंस थ्योरम है। यानी कि आपको क्या चाहिए, डाइवर्जेंस चाहिए। बड़े आराम से कह सकते हैं कि भाई साहब डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू किसमें चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम में हो जाएगा। तो दोस्तों तीसरी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली भी पढ़ ली थी आपने, फ्लक्स बहुत डिटेल में पढ़ा। चार्ज अगर वॉल्यूम पे है तो आपको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, अगर हमको वॉल्यूम डेंसिटी मालूम है, यानी वॉल्यूम पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मालूम है, जितने भी वॉल्यूम का चाहिए उसे इंटीग्रेट कर दीजिए। अब समस्या ये थी कि ये बराबर इसके हो गया, लेकिन सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी गॉस साहब ने बताया था कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ने कहा था कि अगर आपके पास सरफेस इंटीग्रल है किसी क्लोज सरफेस का, वॉल्यूम में चेंज करना है, तो उस क्वांटिटी का डाइवर्जेंस ले लीजिए। और हमने आपको डेल ऑपरेटर सिखाया है, फिर से बता दें, डेल ग्रेडियंट डाइवर्जेंट ऑफ ए वेक्टर, एम आई राइट, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ही चल रही है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ये ग्रेडियंट होता है, ये डेल ऑपरेटर होता है जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसका डाइवर्जेंस ये हुआ, इसका कर्ल ये हुआ, बहुत काम आने वाला है, आगे बात करेंगे। तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्लियर हो गई, अब उठा के इसको कर दीजिए। बहुत आराम से आप कह सकते हैं कि सर अब तो हम कह ही सकते हैं कि साहब जो डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर आया वो हमारा वॉल्यूम बन गया, और ये बराबर हो गया एप्सिलॉन 0 रो dv। तो वॉल्यूम एक ही चीज का है, आप देख लीजिए, वॉल्यूम तो आप इसी चीज का लेंगे, चाहे सरफेस एरिया ले, ये सरफेस एरिया, इसके इक्विवेलेंट वॉल्यूम लेना था, तो चाहे वॉल्यूम लेफ्ट हैंड साइड से ले चाहे राइट हैंड साइड से ले, इक्वल होगा, कट जाएगा। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0। रो कांस्टेंट था क्योंकि आपकी यूनिफॉर्म थी, डेंसिटी आपकी वॉल्यूम डेंसिटी यूनिफॉर्म थी, तो ये वॉल्यूम कट गया, आपको ये मिला। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, जो इन्होंने काम करते वक्त निकाला था, जब ये डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल रहे थे, उसी समय इनको एक टर्म और मिला था, इन्हीं का दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट
फील्ड, ये भी वेक्टर होता है और ये इसके द्वारा दिया जाता है जो कि मीडियम की परमिटिविटी हो उससे आप गुणा कर दीजिए। यानी आप ई वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं डी अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको इधर ले आइए, एप्सिलॉन एप्सिलॉन कट गया तो आप कह सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ डी। डी क्या है बेटा, डी आपका है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड वेक्टर। ये बराबर किसके होगा, रो के। ये इनकी सही माने में पहली इक्वेशन थी और इसको आप कह सकते हैं, आपने तो प्रूफ किया इसलिए 4th पॉइंट है, यही आपकी मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती बेटा, कि अगर हम डाइवर्जेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट फील्ड वेक्टर लें तो वो डेंसिटी के बराबर होगा। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या निकल रहा है, अगर आपको ये पता चल गया कि वो डाइवर्जेंस है, am I right? और वो 0 के बराबर है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड जो है वो 0 के बराबर है, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ। ध्यान दिया जाए, जो डी भी है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, साथ परमिटिविटी ऑफ मीडियम से हो जाता है क्योंकि फ्री स्पेस है आपके पास, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ऐसे सूरत हाल में आप क्या सोच रहे हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ इतना क्या होता है। दोस्तों, मैंने आपसे हमेशा कहा था कि हम आपको डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, अब थोड़ा सीख लीजिए, इस एरिया से गुजर रही थी, आपने एरिया बड़ा कर दिया, तो क्या वो केवल इतने ही में जाएगी, नहीं, वो फैल जाएगी, पूरे में जाएगी, नहीं जाएगी। समझ रहे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट ए पॉइंट, डाइवर्जेंस का मतलब यही होता है कि ये डाइवर्जेंस है, ये जो आप समझ रहे हैं डेल डॉट इतना, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही होता है। जो जितनी भी डाइवर्जेंस और कल इक्वेशन लिखी है वो फ्लो ऑफ लिक्विड या फ्लो ऑफ वाटर के लिए ही लिखी गई है। तो उसी तरह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी फ्लो कर रही है, तो डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि ऐसे सूरत हाल में ये होगा, या आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो डी है, या डी किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इतना। तो आप कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर at a point is directly proportional to the volume, charge, density at दैट पॉइंट। हालांकि वो आपने कांस्टेंट मालूम है तो हर पॉइंट पे इक्वल होगी। तो दोस्तों समराइज कर लीजिए, इम्तिहान में याद रखने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स से शुरू होइएगा, फिर चार्ज को निकाल लीजिएगा वॉल्यूम में, उनको दोनों को रिलेट कर दीजिएगा, फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ध्यान रखिएगा। ये क्या करेगा, जो सरफेस डेंसिटी है उसको वॉल्यूम डेंसिटी से इक्विवेलेंट वॉल्यूम डेंसिटी में कन्वर्ट कर देगा डाइवर्जेंस ऑफ फील्ड वेक्टर को लगा के। बस इक्वेट कर दीजिएगा, गायब कर दीजिएगा, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड डी लगा दीजिएगा, जिससे कि सीधे ही डेंसिटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यही मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन